1 जुलाई तक अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में नेता विपक्ष थे, लेकिन 2 जुलाई आते आते वो डिप्टी सीएम बन चुके थे। सियासत की बिसात पर अपनी चालों से चौंकाने वाले शरद पवार खुद प्रधानमंत्री मोदी की चाल में उस वक्त फंस चुके थे और इतनी बुरी तरह से फंस चुके थे कि अपनी पार्टी और निशान को बचाने की चुनौती अब उनके सामने आ खड़ी है। लेकिन ये खबर तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज ये खबर नहीं है, बल्कि आज खबर ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी अभी चंद दिनों पहले एनसीपी पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे, आज उन्हीं के नेताओं के साथ गठबंधन कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के पद से नवाज रहे हैं। आज बात करेंगे मोदी की मजबूरियों के बारे में, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी ने यह कदम उठाया है। ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं, इसलिए इन्होंने तय किया है कि चुनाव से कुछ महीने पहले किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके कुछ लोगों को बरगलाकर झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की जाए। नमस्कार, आरएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। ये जो आपने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द सुने हैं, वो जोड़ तोड़ को लेकर कहे गए हैं। तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी यही जोड़ तोड़ नहीं कर रही? जैसे विपक्ष दर्जनों पार्टियों को जोड़कर मोदी को हराने का प्लान बना रहा है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो फिर अजीत पवार की जरूरत प्रधानमंत्री मोदी को आखिर क्यों आन पड़ी? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा के तहत काम करना पड़ा। जिन पार्टियों को प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज बताते हैं, उन्हीं पार्टियों के साथ अब वो गठबंधन कर रहे हैं। अब पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण सुनिए, जिसमें 20 लाख करोड़ के साथ एनसीपी का भी नाम लिया गया था। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और तमाम विभागों में इन घोटालों के आरोप लगाए हैं। अब आपको इस बेमेल गठबंधन के पीछे की कहानी बताता हूं। पवार पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ने के 4 कारण समझ आते हैं। पहला है शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायक अगर अयोग्य साबित हो जाते हैं तो सरकार अल्पमत में ना आ जाए। दूसरा कारण सामने आता है विपक्ष को कमजोर करना, और तीसरा कारण है महाराष्ट्र में अपनी पकड़ को मजबूत करना, और आखिरी कारण है वो है एकनाथ शिंदे के बाद उद्धव ठाकरे को जो सहानुभूति मिल रही है उसकी भरपाई करना। अब इन चारों कारणों को विस्तार से समझिए। विधायकों के अयोग्य होने पर सुरक्षित रहे सरकार। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की और बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग कर दी। मामला पहले स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास गया और फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब जल्द स्पीकर से इस मामले पर फैसला लेने के लिए कहा है। अब ऐसे में अगर विधायक अयोग्य घोषित हो जाते हैं, सरकार अल्पमत में ना जाए, इसके लिए हो सकता है अजीत पवार के साथ हाथ मिलाया गया हो। विपक्ष को एकजुट होने से पहले ही कमजोर करना। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट होने की कवायद में लगा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उद्धव ठाकरे ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों को 41 सीटें मिली थी। बीजेपी को 23 सीटें और शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। एनसीपी के खाते में भी 4 सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आई थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे का साथ नहीं रहा तो बीजेपी को महाराष्ट्र में जनाधार बढ़ाने की कोशिश करनी है और उस जनाधार को बढ़ाने पर जोर देना है, क्योंकि लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब जब महाराष्ट्र के समीकरण बदल रहे हैं
तो उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार मिलकर महाराष्ट्र में बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं और बीजेपी इस खतरे को कम करने के लिए अजीत पवार का साथ ले सकती है, क्योंकि शरद पवार नीतीश कुमार के साथ लीड रोल में नजर आए थे। शरद पवार इस गठबंधन में अपनी चाणक्य नीति लगा सकते हैं। जब इस बैठक में थोड़ी बहुत बहस हुई थी तो उस बहस को भी शरद पवार ने ही शांत करवाने का काम किया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ शरद पवार भी लीड रोल में शामिल थे। महाराष्ट्र में मजबूत पकड़। एनसीपी में हुई टूट मिशन महाराष्ट्र से जोड़कर देखा जाना लाजमी है। शिवसेना में जो टूट हुई थी उसके बाद महाविकास आघाड़ी का विकास तेजी से हुआ था और इसी विकास को कम करने के लिए, इस बढ़ती सहानुभूति को घटाने के लिए ही ऐसा किया गया हो सकता है, क्योंकि शिंदे के साथ आने के बाद जो उपचुनाव हुए थे उनमें एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। अंधेरी उपचुनाव में एनडीए ने उम्मीदवार भी नहीं उतारा, जबकि पुणे की जिस कस्बा पेट विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, वहां उपचुनाव में कांग्रेस ने सत्ताधारी गठबंधन को हरा दिया था। शिंदे के जाने से उद्धव के पक्ष में संवेदना नजर आती है, जिस वजह से बीजेपी अब अपना जनाधार बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ा रही है। बीजेपी को अजीत पवार के साथ से बीएमसी की सत्ता का रास्ता भी नजर आया होगा। बीएमसी में शिवसेना के पास बहुमत था। माना जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले भी हो सकते हैं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी केवल शिवसेना शिंदे गुट के भरोसे नहीं जाना चाहती। सत्ताधारी गठबंधन की नजर बीएमसी की सत्ता पर है और एक वजह यह भी है कि बीएमसी चुनाव में अगर सत्ताधारी गठबंधन हारता है तो पूरे महाराष्ट्र में एक अलग संदेश जाएगा। बीजेपी नहीं चाहती कि इस तरह की परिस्थितियां उसके सामने आए। अजीत पवार की मुंबई में मजबूत पकड़ मानी जाती है, तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि अगर अजीत के आने से बीजेपी को थोड़ा बहुत भी वोटों में इजाफा मिलता है तो बीजेपी बीएमसी पर काबिज हो सकती है। ये तो वो संभावनाएं थी जिस कारण अजीत पवार को साथ मिलाया गया हो सकता है। लेकिन अब इस कहानी का एक और पहलू भी सुन लीजिए। 2019 में जो खेला हुआ था, जब रातों रात सरकार बना दी गई थी, अजीत पवार बीजेपी के साथ आकर मिल गए थे, फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसे लेकर शरद पवार ने कहा था कि ये सब उन्हीं के इशारों पर हुआ था। लेकिन अब शरद पवार खुद ही सियासत के जाल में फंस चुके हैं। लेकिन यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी आपको प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनाया है, प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर एनसीपी पर जो हमला बोला है उससे बचने के लिए कहीं ये पवार का डबल गेम तो नहीं है, क्योंकि राजनीति है और इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस घटना के बाद शरद पवार मीडिया के सामने आए थे और हंसते हुए सवालों के जवाब दिए थे। शरद पवार ने 3 महीनों में सारा खेल पलट देने की बात भी कही थी। इतना ही नहीं, शरद पवार का कहना था कि वो नाम और निशान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। राजनीतिक का चाणक्य इस बात को कहता है तो डबल गेम होने का अंदाजा प्रबल हो जाता है। 3 दिन से तमाम अटकलें लग रही हैं, सबका अपना अपना अलग अलग मत है, ढेर सारी संभावनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन तस्वीर अभी तक भी साफ नहीं हो पाई है। पीएम मोदी ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की बात की थी तो अजीत को साथ क्यों लाया गया? और अगर ये शरद पवार का डबल गेम है तो फिर बीजेपी पहली बार हुई घटना के बाद क्यों सीख नहीं ले पाई? लेकिन जो भी हो, सवाल उठना तो लाजमी है कि अब भ्रष्टाचारियों का क्या होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।